हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने वेक्टर स्पेस और उसकी कुछ एग्जांपल पहले डिस्कस कर लिया था, तो आज हम क्या करेंगे, CISR नेट में पूछे गए अब तक के जितने भी वेक्टर स्पेस के ऊपर क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे आज। ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, जहाँ n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, विथ रियल इंट्रीज। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फील्ड है, फील्ड वो हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड ट्रेस इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास V जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कलेक्शन है। मतलब कि V सेट में, हमारे वेक्टर स्पेस में वो सारे मैट्रिक्सेस हैं n क्रॉस n R के, जहाँ पे A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A है। ठीक है। और जहाँ पे जो मैट्रिसेस की इंट्रीज हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे फील्ड R से बिलोंग कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने पहले देखा हुआ है कि n क्रॉस n ओवर R जो होता है वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है। इसका जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, n स्क्वायर होता है। ये हमने पहले अपने क्लासेस में देखा हुआ है। ठीक है। लेकिन अब जो ये वेक्टर स्पेस बना रहा है जो कि सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कलेक्शन है, ये भी हमने देखा हुआ है कि ये जो होता है वो सब स्पेस होता है n क्रॉस n ओवर R के वेक्टर स्पेस का। ठीक है। तो ये जो सब स्पेस बना रहा है, इस सब स्पेस का हमें डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे है कि ट्रेस जो है हमारा वो कितना है, इक्वल्स टू 0। मतलब हम जो भी मैट्रिक्स A यहाँ से कंसीडर करेंगे उसका ट्रेस जो होगा वो कितना होगा, ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो जो इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम n इक्वल टू कुछ कंसीडर करते हैं। लेट सपोज n इक्वल्स टू 2 के केस लेते हैं। ठीक है। अब अगर n इक्वल टू 2 का केस लेंगे तो हमारा मैट्रिक्स कैसे बनेगा, कुछ A B C D टाइप बनेगा, राइट। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ना। तो ये मैट्रिक्स A जो होगा वो इस वेक्टर स्पेस से तब बिलोंग करेगा जब इसका ट्रांसपोज भी इसी के बराबर हो। दैट इज A का ट्रांसपोज करें हम तो A के ही इक्वल आएगा, तब ये मैट्रिक्स क्या होगा, इस वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा हमारा। तो अगर हम A का ट्रांसपोज करते हैं, ये हो जाएगा A B C D, और हमारा A मैट्रिक्स क्या है, A B C D। तो यहाँ से ये कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज A तो इक्वल है, D तो इक्वल है। इसका मतलब हमें B C के इक्वल करना पड़ेगा तो ही पॉसिबल है। तो अगर हम B को C के इक्वल कर दें तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, A इक्वल्स टू A B B D, है ना। तो अब ये मैट्रिक्स जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये क्या, अब ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स A है, क्या ये वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा, अभी भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इस वेक्टर स्पेस में जो मैट्रिसेस होंगी उसके ट्रेस 0 होने चाहिए। और हमने पढ़ा था ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज के समीशन। तो हमारा डायगोनल एंट्री क्या है, A और D। तो हम क्या करेंगे, A प्लस D को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब D कितना होगा, D इक्वल्स टू -A, राइट। इसका मतलब हमारा जो मैट्रिक्स होना चाहिए A, वो होना चाहिए A B B -A टाइप का। अब ये जो मैट्रिक्स है A वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, वेक्टर स्पेस V से। मतलब ये जो वेक्टर स्पेस V है इसमें वो सारे मैट्रिक्स कलेक्शन है जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब हमें जानना है कि इसके डायमेंशन कितना होगा। तो ये जो हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिए हैं, इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को जो स्पेस बनेगा 2 क्रॉस मैट्रिक्स के सारे कलेक्शन से जो स्पेस बनेगा उसका डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन क्या होता है, बेसिस एलिमेंट कितने होते हैं, मतलब नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट जो होता है किसी स्पेस का, वही तो हमारा डायमेंशन होता है। तो इस स्पेस को स्पैन करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट चाहिए। तो अगर एक एलिमेंट ले लें हम 1 0 0 -1,
एंड एक एलिमेंट ले लें हम 0 1 1 एंड 0। तो ये दोनों एलिमेंट मिलके हमारा ये पूरा स्पैन कर देगा। कैसे? मान लेते हैं एक सेट है S, ठीक है, एक काम करते हैं पेज ऐड कर लेते हैं। सो यही क्वेश्चन था। तो जो यहाँ पे S सेट है, ठीक है, यहाँ पे जो S सेट है हमारा, वो हम मान लेते हैं दो एलिमेंट इसमें 1 0 0 -1 एंड 0 1 1 0। अब ये दोनों वेक्टर जो है हमारा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि क्या इसका स्पैन ये पूरा ये होगा या नहीं होगा। तो स्पैन ऑफ S हमारा होता कितना है? स्पैन ऑफ S होता है हमारा ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दोज वेक्टर, दैट इज A ऑफ 1 0 0 -1 प्लस B ऑफ 0 1 1 0, जहाँ A कोमा B बिलोंग करेगा कहाँ से? रियल नंबर से, दैट इज फील्ड से हमारा, राइट। अब इसको अगर हम देखें तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा A, फिर ये बन जाएगा B, ये बन जाएगा फिर B, ये बन जाएगा -A, वेयर A कोमा B बिलोंग्स टू R। ये बना हमारा स्पैन ऑफ S। अब यही तो है हमारा पूरा वेक्टर स्पेस, ठीक है। और ये कितने एलिमेंट से स्पैन हो रहा है? दो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट से। इसका मतलब इस स्पेस का डायमेंशन कितना होगा? 2 होगा, जब हम लोग n = 2 की केस ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सब में पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन ए में n = 2 पुट करके देखें तो 4 - 2 / 2 - 1 दैट इज 0। B 4 - 4 / 2 - 1 = -1। C 4 + 2 / 2 - 1 = 2। D 4 + 4 / 2 - 1 = 3। लेकिन हमारा डायमेंशन कितना है n = किस में? 2 डायमेंशन का है, कि 2 Li एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है हमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो 0 - 1 3 दे रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? C होगा, ये सब नहीं होगा। अब एक यहाँ से रिजल्ट आता है कि एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, रिजल्ट को। रिजल्ट ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। रिजल्ट क्या कहता है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है V जिसमें वो सारे मैट्रिसेस के कलेक्शन है n × n ओवर द फील्ड R सच दैट AT = A है। इसका मतलब सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कलेक्शन है इस वेक्टर स्पेस में। तो जो इस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ V जो होगा वो हो जाएगा n + 1/2। इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब हम आगे अलग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। ये हाँ ठीक है, ये दिसंबर में नहीं पूछा गया था। सो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बोला गया है कि लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड Hn be the space of all n × n matrices A = Aj with entries R satisfying Aij = ARS whenever I + j = R + S, then डायमेंशन निकालना है हमें, ठीक है। सो थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। सो Hn में वो सारे मेट्रिसेस हैं n × n के, n × n ओवर द फील्ड R सच दैट उसमें जो इंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म किया, ठीक है, 3 × 3 का। तो ये मैट्रिक्स इस Hn में तब बिलोंग करेगा, Hn मतलब H3 यानी = 3 केस लिए हमने, ठीक है, तब बिलोंग करेगा जब Aij = ARS हो, व्हेनेवर I + j =
आर प्लस एस। इसका मतलब ये है कि आई प्लस जे कब होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं हम लोग A21, तो आई प्लस जे मतलब A21, दैट इज A21 में आई क्या है 2 है, जे क्या है 1, दैट इज 2 + 1 = 3, और ए आर एस के इक्वल हो। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें A12, अब ये ए आर एस है, यहाँ पे 1 + 2 = 3 है, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो, ये इक्वल हो, ये इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे अगर 314 224 314, इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स कैसा दिखना चाहिए, मैट्रिक्स हमें दिखना चाहिए कुछ A11 A12 A12 A13 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 A23 A23 एंड A33, कुछ हमारा मैट्रिक्स इस तरह का दिखना चाहिए, तब वो मैट्रिक्स जो होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा, मतलब ये n = 3 का केस लिया ना, तो H3 से बिलोंग करेगा। ठीक है, तब हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। अब अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट है ना, तो ये डायमेंशन होगा। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का यूज करके बेसिस एलिमेंट निकालने की कोशिश करें, तो बेसिस एलिमेंट क्या होगा, ये एक डिफरेंट है A11, ये डिफरेंट है 2 3 फिर ये 4 ये 5, तो हमारा डायमेंशन हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि हमारा बेसिस एलिमेंट यहाँ हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 0, एक एलिमेंट ये होगा, दूसरा हो जाएगा 0 1 1 0 0 0 0 0 0, तीसरा एलिमेंट हो जाएगा 0 0 1 1 1 0 0 0 0, फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 1 0 0, एंड फिफ्थ एलिमेंट हो जाएगा हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ये पांचों मिलकर, ये पांचों जो एलिमेंट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स, ये एलिमेंट जो होंगे वो मिलकर क्या करेंगे, ये स्पेस H3 को पूरी तरह से स्पैन कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बेसिस है, और बेसिस के एलिमेंट हमारे डायमेंशन होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये स्पेस को स्पैन कैसे करेगा, क्योंकि अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे तो हमें ये सारे टाइप के एलिमेंट मिल जाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखा था। सिमिलरली ये भी वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। तो हमारा जब हम n = 3 का केस ले रहे हैं तो हमारा डायमेंशन कितना आ रहा है, डायमेंशन = हमारा आ रहा है 5। ठीक है, अब हमें पुट करते हैं, n = यहाँ 3 रखें तो ये हो जाएगा 9, n = 3 रखें तो 9 - 3 6 + 1 7, n = 3 रखें तो 7, n = 3 रखें तो 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बाकी काउंटर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन हमें करना है सॉल्व। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये थर्ड वाली, जो कि जून 2011 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस A विथ रियल इंट्रीजेस एंड A11 = 0 एंड ट्रेस इज 0। जो हम पहला क्वेश्चन किए थे उसमें सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कलेक्शन था विथ ट्रेस 0, बस यहाँ पे एक और एडिशनल कंडीशन है A11 = 0। ठीक है, तो हम इस बार n = 3 का कंडीशन लेते हैं। तो हमें सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कलेक्शन देखना है, तो इस बार क्या होगा, A B C B D E D E F, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा वही मैट्रिक्स A आएगा। ठीक है ना, A मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा, ट्रेस वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ट्रेस क्या होता है हमारा, A + D + F = 0। यहाँ से हम लोग A को हम लिख सकते हैं -D -F। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, A मैट्रिक्स जो हमारा फिर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारा -D -F B C B D E D E F, ये बन जाएगा। अब विथ एक और कंडीशन है हमारा कि A11 0 होना चाहिए मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस का A11 क्या होता है, ये होता है A11, तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट इज -D -F जो होगा, -D -F वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट इज क्या हो जाएगा हमारा
माइनस डी इक्वल्स टू एफ हो जाएगा। देन हमारा जो पूरा मैट्रिक्स होगा ए, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा एफ इक्वल टू माइनस डी है हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बी सी बी, डी को डी रखते हैं हम लोग, डी ई ई, एफ के जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी। ठीक है, अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ एल आई कंडीशन देखें हम लोग, ठीक है, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं टोटल। इसका मतलब जो डायमेंशन होगा इसका वो कितना होगा, डायमेंशन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब जब हम लोग n इक्वल टू 3 का केस ले रहे हैं, सारे 3x3 मैट्रिसेस का केस ले रहे हैं, तो हमारा जो उस स्पेस का डायमेंशन आ रहा है वो 4 आ रहा है। हम लोग पुट करके देखते हैं ए में n इक्वल टू 3 रखें तो 9 + 3 - 4/2, ये बन जाएगा 4। बी n इक्वल टू 3 रखें तो 9 - 3 + 4/2 = 5। सी देखें अगर तो 9 + 3 - 3/2 है ना, तो ये फिर 9/2 आ जा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। डी क्या है मेरा, 9 - 3 + 3/2, अगेन 9/2। ये तो सारा काउंटर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज ट्रू। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा इसका हमारा आंसर होगा। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है दिसंबर 2012 में पूछा गया था कि लेट वी बी अ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इक्वल टू Z3। ये जो है वो हमारा क्या है, फील्ड है एफ इक्वल्स टू Z3, जो कि एक फाइनाइट फील्ड है। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। 3 हमारी फील्ड की कार्डिनलिटी है। ठीक है, द फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ V कितना होगा। तो हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो 3 डायमेंशन का है ओवर द फील्ड Z3। अब इसके 1 डायमेंशनल कितने सब स्पेस होंगे हमें ये फाइंड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हम एज अ रिजल्ट लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ distinct 1 dimensional subspace of vector space V of dimension R is equals to summation of I equals to 0 to R minus 1 p to the power n minus p to the power I divide by summation of I equals to 0 R minus 1 p to the power R minus p to the power I। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट R डायमेंशन के सब स्पेस निकालने का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या चाहिए, 1 डायमेंशन सब स्पेस चाहिए। इसका मतलब R हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से I इक्वल्स टू 0 टू R माइनस 0 हो जाएगा। दैट इज ये सिर्फ अप्लाई होगा P माइनस P टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय P टू द पावर R माइनस 1। हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा इस 1 डायमेंशन के लिए। तो P क्या है हमारा, P है हमारा फील्ड की कार्डिनलिटी दैट इज 3, और n है हमारा डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। ठीक है, हेयर लिख देता हूँ यहाँ पे, हेयर n इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V एंड P इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो 3 टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 26 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 13। तो 13 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं α1 α2 to α6। ठीक है, अब ये सारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या है ना, बिलोंग करते हैं R6 से। ठीक है, ये सारे वेक्टर हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, R6 से बिलोंग करते हैं। तो
पूछा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दीज रो वेक्टर, इन रो वेक्टर से जो स्पेस जनरेट हो रहा है उस स्पेस का हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन जो होता है वो बेसिस के एलिमेंट को होता है, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट। तो ये जो स्पेस जो होगा, मतलब ये 6 वेक्टर जो होंगे वो कुछ स्पेस को स्पैन करेंगे, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कि इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं। जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे उतने ही डायमेंशन का वो स्पेस स्पैन करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक मैट्रिक्स बनाएंगे। सॉल्यूशन, हम लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे? 1 1 0 1 0 0। पहले वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कॉलम वाइज लिखेंगे, फिर 1 1 0 0 1 0, फिर थर्ड वेक्टर 1 1 0 0 0 1, फिर 1 0 1 1 0 0, फिर 1 0 1 0 1 0, फिर 1 0 1 0 0 1, ठीक है। अब ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे रो इक्लॉन फॉर्म में। इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रो इक्लियन फॉर्म में, सॉरी इक्लियन फॉर्म में, इक्लियन फॉर्म में। इस मैट्रिक्स को हम इक्लियन फॉर्म में चेंज करने के बाद देखेंगे कि कितने पिवेट्स हैं। जितने नंबर ऑफ हमारे पिवेट्स होंगे उतने हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे, तो उतना ही हमारा वेक्टर स्पेस जो स्पेस बनेगा वो उसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इक्लियन फॉर्म में हम चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमेशा जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, नॉन जीरो होता है। उसके बाद के एलिमेंट को हम लोग जीरो बनाते हैं। तो ये नॉन जीरो हो गया, अब इसको हमें जीरो बनाना है, तो दैट इज ये बन जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1, देन 0 0 0 1 1 1। अब इसके बनाएंगे तो ये बन जाएगा 0 -1 -1 0 -1 -1। अगला बनेगा 0 1 0 0, अब फिर 0 1 0, ठीक है। अगला बनेगा 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये नॉन जीरो हो गया, अब हम नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर इनमें से इसको या फिर इसको किसी को भी हम ऊपर ला सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स को 1 1 1 1 1 1। अगला हम काम करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज R2 - R1 किया, फिर यहाँ R4 - R1 किया, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिला। अब हम नया ऑपरेशन लगाएंगे क्या कि R4 को चेंज करेंगे R2 में, तो ये बन जाएगा 0 -1 -1 0 -1 -1, ठीक है। अब इसको हम इससे चेंज किए तो ये यहीं रह गया, तो ये बन गया 0 0 0 1 1 1, ठीक है। अगला बनेगा हमारा ये बनेगा 0 0 0 -1 -1 -1। इसके बाद ये हमारा 0 1 0 0 1 0 एंड लास्ट 0 0 1 0 0 1। ये बन गया हमारा मैट्रिक्स R4 को इंटरचेंज करने के बाद R2 के साथ, ठीक है। अब ये पिवट बना, ये पिवट बना, लेकिन इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं बने, तो हमें इसके नीचे के एलिमेंट सारे जीरो बनाने हैं इक्लियन फॉर्म मिलाने के लिए। तो हम इसको इसके साथ क्या करेंगे, ऑपरेशन कराएंगे, दैट इज प्लस कर दें तो जीरो बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब 1 1 1 1 1 1 0 -1 -1 0 -1 -1, ठीक है। नेक्स्ट 0 0 0 1 1 1, ठीक है। 0 0 0 -1 -1 -1 एंड देन 0 -1 +1 0, हम प्लस कर रहे हैं, दैट इज -1, ठीक है। ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0,
ये बन जाएगा -1, है ना। लाइक -1 + 1 0, -1 0 0 0, ठीक है, इतना हो जाएगा। एंड लास्ट 0 0 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब हमें जो नेक्स्ट यहाँ पे हमें नॉन जीरो एलिमेंट लाना है, तो हम कोई इसको या इसको किसी को भी ऊपर ला सकते हैं। तो नेक्स्ट जब इंटरचेंज करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 1 1 1 1 1 1 0 -1 -1 0 -1 -1 एंड देन 0 0 -1 0 0 -1, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज किया इसके साथ, ठीक है। तो ये बन गया 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 एंड देन 0 0 1 0 0 1। अब हमें क्या करना है, इक्लियन फॉर्म में इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट इसके नीचे के सारे जीरो बनाना है। तो इसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे, ऑपरेशन करेंगे तो ये नेक्स्ट बन जाएगा हमारा 1 1 1 1 1 1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 देन 0 0। एक और काम करते हैं, हम इसको भी ऐड कर लेते हैं आपस में, ठीक है। अब हम इस दोनों को आपस में ऐड कर लें तो एक जो रो होगा वो पूरा जीरो बन जाएगा। दैट इज 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 एंड ये हम अगर ऐड करें तो -1 + 1 0 0 0 -1 + 1 0, तो ये भी पूरा जीरो बन जाएगा। अब हमने कहा कि नंबर ऑफ एलाई वेक्टर्स जो होंगे वो नंबर ऑफ पिवट्स के इक्वल होंगे। तो ये 1 पिवट, 2 पिवट, 3 पिवट, 4 पिवट, दैट इज रैंक हमारा कितना है इसका, 4 है मैट्रिक्स का, ठीक है। हमारे मैट्रिक्स का जो रैंक होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू पिवट्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ पिवट्स के, ठीक है। या नंबर ऑफ पिवट्स कितने हैं, 4 है। तो रैंक इस मैट्रिक्स से कितना है हमारा, 4 है। तो नंबर ऑफ पिवट जो होता है वो बताता है टोटल नंबर ऑफ एलाई वेक्टर्स को। तो ये जो हमारे वेक्टर है ये, ठीक है, ये चारों वेक्टर जो है हमारा क्या है, एलाई वेक्टर है। और ये दोनों जो वेक्टर है वो एलडी वेक्टर है, जिनको हम लोग इन चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसलिए हमारा जो इस वेक्टर, जो इन चारों वेक्टर एलाई वेक्टर से स्पेस, मतलब चारों 6 वेक्टर, बाकी तो एलडी है, तो बाकी 6 वेक्टर से बना जो स्पेस बनेगा उसका डायमेंशन कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R4 इज अ बेसिस ऑफ R4। तो हमने बेसिस पढ़ा था कि बेसिस जो होता है वो सेट होता है वेक्टर्स का जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो R4 है, इसका डायमेंशन हमारा कितना है, 4 है, 4 इक्वल टू डायमेंशन, ठीक है। तो हमें 4 एलाई वेक्टर्स की जरूरत है ना, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट ही तो हमें डायमेंशन बताते हैं। तो बेसिस में हमें 4 एलिमेंट होने चाहिए। अब अगर B1 B2 B3 सेट देखें तो सब में हमारा 4 एलिमेंट ही है। इसका मतलब पॉसिबल है कि तीनों के तीनों ही बेसिस बन सकते हैं, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। तो फिर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट देखने के लिए क्या करेंगे, फिर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो पहला B1 का बनाते हैं, तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। अब हमने कहा था जितने नंबर ऑफ पिवट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे। तो ये एक पिवट है, ये एक पिवट है, ये एक पिवट है, ये एक पिवट है, तो टोटल 4 पिवट्स हैं। तो ये चारों के चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं और ये जो होगा वो पूरे R4 को स्पैन कर देगा। तो ये हमारा एक बेसिस है। अब हम B2 देखते हैं। B2 क्या है, इसके लिए मैट्रिक्स बनाते हैं 1 0 0 0 1 2 0 0, ठीक है। अब अगला है हमारा 1 2 3 0, नेक्स्ट 1 2 3 4। अब देखते हैं कितने हमारे पास पिवट्स हैं, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 पिवट्स हैं, तो ये भी एक बेसिस फॉर्म करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, B3 देखते हैं। B3 है 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 -5 5 0 0, ठीक है।
अब अगर हम इसको इसके साथ ऑपरेशन करें, दैट इज R4 माइनस R3, तो ये जो पूरा रो है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि एक जो पूरा रो है वो क्या हुआ, वो 0 रो बन गया। इसका मतलब अब तो रैंक पूरा हो नहीं सकता, रैंक जो होगा वो 4 से कम ही होगा। इसका मतलब रैंक अगर 4 से कम है तो जो मेरे पिवेट्स होंगे वो भी 4 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रैंक इक्वल टू पिवेट्स होते हैं, जितने पिवेट्स होते हैं उतने रैंक होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चारों वेक्टर्स हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई ना कोई जो है वो लिनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन हमें 4 अलाइव वेक्टर चाहिए ही चाहिए R4 को स्पैन करने के लिए। इसका मतलब ये जो है वो बेसिस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब B1 और B2 क्या है, बेसिस है, और B3 नहीं है, दैट इज ए हमारा यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2016 में पूछा गया है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द फंक्शन फ्रॉम R टू R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले S2 देखते हैं। हमें पता है कि वेक्टर स्पेस होने के लिए सबसे पहले हमारा 0 वेक्टर होना चाहिए, तो S2 में देखते हैं हम। ठीक है, S2 में तो 0 वेक्टर फंक्शंस की स्पेस में हमारा 0 फंक्शन होता है, दैट इज f(x) इक्वल टू जो 0 फंक्शन होता है वो हमारा 0 वेक्टर जैसा बिहेव करता है। तो अगर हम लोग इन्फिनिटी पे भी टेंड कराएं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) इक्वल टू 0 फंक्शन, तो वो तब भी क्या देगा, 0 फंक्शन का लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी पे देखें तो भी वो क्या देगा, 0 ही देगा। लेकिन जो S2 है उसमें उन टाइप के फंक्शन है जिसका इन्फिनिटी पे लिमिट कितना है, 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 0 फंक्शन है वो बिलोंग ही नहीं करता है S2 से। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो S2 है वो तो वेक्टर स्पेस बना ही नहीं सकता ओवर R ना। तो यहाँ जो बोल रहा है ओनली S2, ये तो गलत हो गया। यहाँ बोल रहा है S1 एंड S3 बट नॉट S2, ये हो सकता है, ओनली S1 ये भी हो सकता है, ऑल द 3 आर वेक्टर स्पेसेस, ये भी नहीं गलत है। अब हमें देखना है S1 एंड S3 में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ बोल रहा है ओनली S1, अगर हम लोग S3 को दिखा दें तो ए भी गलत हो जाएगा और सी आंसर हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं S3 को देखने की। S3, तो S3 में वो सारे फंक्शंस हैं जिसके इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करे। तो जो 0 फंक्शन है वो 0 फंक्शन का इन्फिनिटी पे लिमिट कितना, 0 है, दैट मीन्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो जो 0 फंक्शन होगा ए, 0 फंक्शन, ठीक है, वो 0 फंक्शन क्या होगा, वो बिलोंग कर जाएगा हमारा S3 से। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि अगर एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x) जो कि बिलोंग कर रहा S3 से, तो हमें दिखाना पड़ेगा f प्लस जी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा S3 में। ठीक है, इसका मतलब कि f प्लस जी का जो लिमिट होगा एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे वो हमें दिखाना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्योंकि f(x) का और g(x) का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो f प्लस जी का लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी g(x), और ये इसका भी एग्जिस्ट करता है, इसका भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब f प्लस जी का भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। एग्जिस्ट कर जाएगा तो f प्लस जी क्या हो जाएगा, बिलोंग कर जाएगा हमारा कहाँ से, S3 से। सिमिलरली अगर हम लोग कोई स्केलर ले लेते हैं फील्ड R से और हम लोग फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम लोग देखते हैं उसका लिमिट, तो उसकी लिमिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लैम्डा इंटू f(x) हो जाता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है लैम्डा f का भी, तो वो S3 से बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये कि S3 एक वेक्टर स्पेस बनाता है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा और सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए ऑप्शन बोल रहा है कि ओनली S1 ही सब स्पेस बनाता है, लेकिन S3 भी तो सब स्पेस बना रहा है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज ट्रू। आप खुद S1 चेक करके देख सकते हैं कि S1 भी सब स्पेस हमारा बना रहा है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम यहाँ पे सब स्पेस क्यों दिखा रहे हैं,
वेक्टर स्पेस क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो ये जो है सेट ऑफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, हमने पढ़ा था पहले कि जो एफ होता है एस टू आर वी इक्वस टू, ये टोटल फंक्शंस होते हैं एस टू आर, ठीक है। जितने भी फंक्शंस होते हैं, कलेक्शन ऑफ फंक्शन फ्रॉम एस टू आर, वो क्या होते हैं? जो गिवन ऑपरेशन था हमारा एफ प्लस जी एक्स इक्वस टू एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड लेमडा एफ एक्स इक्वस टू लेमडा एफ एक्स, इन दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन, सारे फंक्शंस का जो कलेक्शन था वो क्या बनाता था? वेक्टर स्पेस बनाता था। अब अगर हम लोग इन सारे सेट्स को देखें S1 S2 S3, वो भी फंक्शंस का ही कलेक्शन है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है। तो S1 S2 S3 जो है वो V का क्या है? सबसेट है, क्योंकि V सारे फंक्शंस का कलेक्शन है। तो सबसेट है, तो हम सिर्फ सब स्पेस दिखा दें तो ही काम हो जाएगा, क्योंकि सब स्पेस वेक्टर स्पेस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सब स्पेस दिखाया, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा जून 2019 में पूछा गया है। बोल रहा है कि लेट भी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0 1, लेट W बी द सब स्पेस ऑफ V स्पैन्ड बाय sin x cos x tan x, देन डायमेंशन ऑफ W ओवर R क्या होगा? मतलब कि W एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, जो कि स्पैन हो रहा है इन तीनों एलिमेंट से, स्पैन ऑफ sin x cos x एंड tan x, ठीक है। इन तीनों एलिमेंट के स्पैन से हमारा एक स्पेस बन रहा है जो कि W है। तो हमें क्या करना है कि W जो सब स्पेस है उसका हमें डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो डायमेंशन जो होता है वो बेसिस के एलिमेंट्स को बताता है, और बेसिस सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट कलेक्शन होता है। तो अगर ये तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? 3 होगा, नहीं तो उससे कम होगा। तो अगर हम किसी भी वेक्टर को यहाँ पे tan x cos x sin x में किसी को भी हम बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना लिख पाए तो हम लोग बोलेंगे क्या? कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये तो होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो होता है वो उस सेट की किसी भी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है किसी सेट में तो उस वेक्टर को हम बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो sin x cos x tan x, कोई भी ऐसा वेक्टर यहाँ नहीं है जिसको हम लोग बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। कहने का मतलब कि अगर हम लोग जीरो वेक्टर लेते हैं तो जीरो वेक्टर C1 sin x प्लस C2 cos x प्लस C3 tan x, अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं तो इसके लिए हमें ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन ही मिलेगा जीरो वेक्टर को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का, दैट इज C1 C2 C3 इक्वल टू जीरो ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं है हमारा जो कि जीरो बना सके, ठीक है। सो जीरो वेक्टर क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो इसका मतलब कि तीनों वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक सेट में प्रेजेंट वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो हम बस अगर दिखा दें कि जीरो वेक्टर को ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं हम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस सेट में प्रेजेंट सारे वेक्टर जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। दैट मीन्स ये तीनों वेक्टर हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हेंस हमारा डायमेंशन कितना होगा? 3 हो जाएगा। दैट्स इट। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेट M4R बी द स्पेस ऑफ 4x4 मैट्रिसेस ओवर R, लेट W में वो सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन है जो समेशन ऑफ Aij इक्वल टू 0 है फॉर K इतना, ठीक है। तो हमें इस सब स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो हमें फाइंड करना है। अब एक 4x4 का मैट्रिक्स दिखता कैसा है? मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जो बिलोंग कर रहा है W से, ठीक है। तो A इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42
A43 A44, ठीक है। ये हमारा ए एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बताना है कि ए मैट्रिक्स जो होगा वो कब डब्ल्यू से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये डब्ल्यू से तब बिलोंग करेगा जब ये सारी क्राइटेरिया को होल्ड करे। तो ये क्राइटेरिया है क्या, पहले हम समझते हैं। तो समीशन ऑफ आई प्लस जे इक्वस टू के इक्वस टू 0 है। जब के 2 से लेकर 8 तक है तो हम के पहले 2 लेते हैं। अगर हम लोग के 2 लेते हैं तो आई प्लस जे इक्वल टू 2 होगा, है ना। इसका मतलब जिन जिन ए आई जे में आई प्लस जे मिलके 2 बनेगा, वो जो होगा वो 0 बनेगा, उनका समीशन, ठीक है। जैसे A11 है तो A11 में आई प्लस जे मिलके 2 बन रहा है, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या कि A11 को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या कोई ऐसा ए आई जे है जो कि आई प्लस जे मिलके 2 बने, तो हम देख सकते हैं कोई भी नहीं है। तो अगला हम लेते हैं के इक्वस टू 3। तो अब हमें ढूंढना है कि आई प्लस जे मिलके 3 किस में बन रहा है। तो अगर हम ध्यान दें तो 2 1 3 1 2 3 दैट इज ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मिलके क्या हो रहा है, यहाँ पे जो होगा वो ए आई जे जो होगा, यहाँ पे A21 है, A12 आई प्लस जे 2 प्लस 1 3 के लिए समीशन में 0 देगा, दैट इज ए आई जे आई प्लस जे इक्वस टू 3 इज इक्वस टू हो जाएगा हमारा A12 प्लस A21, है ना। तो ये इक्वस टू हो जाएगा हमारा 0 के। इसका मतलब कि A12 इक्वस टू माइनस A21 होगा। यहाँ से हमारा कंडीशन निकला एक, ठीक है। अब सिमिलरली हम जब k इक्वल टू 4 के लिए देखें तो ये 3 1 2 2 1 3 ये तीनों बनेगा, है ना। इसका मतलब इन तीनों का जो सम होगा वो 0 होगा। तो इन तीनों का जो सम 0 होगा तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा, हमारा k इक्वल टू 4 के लिए कंडीशन बनेगा A31 प्लस A22 प्लस A13 इक्वस टू 0 बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग k इक्वल टू 5 लें तो इनका A41 A32 A23 एंड A4 का समेशन जो होगा वो 0 बनेगा, ठीक है। तो k इक्वल टू 5 के लिए हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा A41 प्लस A32 प्लस A23 प्लस A23 प्लस A14 इक्वस टू 0 बनेगा, ठीक है। यहाँ से एक और है कंडीशन। सिमिलरली k इक्वल टू 6 7 8 के लिए निकालना है। तो k इक्वल टू 8 के लिए अगर हम निकालें तो 8 कौन देगा, A44 दैट इज A44 इक्वल टू 0 बनेगा। k इक्वल टू 7 के लिए अगर हम निकालें तो क्या बनेगा, A43 प्लस A34 इक्वल टू 0, ठीक है। k इक्वल टू 6 के लिए अगर हम निकालें तो ये देगा A42 प्लस A33 प्लस A24, ये जो होगा वो किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हम एक चीज ध्यान देते हैं कि W में वो सारे 4x4 के मैट्रिक्स होंगे जो ये कंडीशन को होल्ड करेंगे, दैट इज इतने सारे कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा तब ये मैट्रिक्स A जो होगा वो W से बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो A11 को 0 होना पड़ेगा एंड A44 को 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ से A11 को हटाना पड़ेगा और इसको हमें 0 देना पड़ेगा। सिमिलरली A44 को हटाना होगा, ये 0 लेना पड़ेगा। अब अगला कंडीशन है कि A12 को माइनस A21 लिखना पड़ेगा, A12 को माइनस A21 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही हो गया, एक ही जरूरत है हमें, मतलब एक ही अलाइक कंडीशन मिलेगी हमें यहाँ से। अब यहाँ से A31 प्लस A22 प्लस A13 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A31 को माइनस A22 माइनस A13। इसका मतलब ये जो 31 है इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस A22 माइनस A13।
इसका मतलब ये कि जो यहाँ पे दो एल कंडीशन था A21 एंड A12, वो एक कंडीशन के कारण -1 कंडीशन बन गया, मतलब एक एल कंडीशन घट गया। सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक एल कंडीशन घट गया। तो हर एक जो ये डायगोनल हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि एक एल कंडीशन घट रहा है ना। दैट इज यहाँ पे कितने एल कंडीशन बचे? एक। यहाँ पहले एल कंडीशन 3 थे, अब एल कंडीशन कितने बचे? 2। यहाँ पे 4 थे तो यहाँ पे -1 हुआ तो बचे 3। यहाँ पे 3 थे तो बचे 2। यहाँ पे 2 थे तो बचे 1। बाकी तो जीरो वेक्टर है। तो हमें पता है ऊपर के क्वेश्चन करके कि जितने नंबर ऑफ एल कंडीशन होते हैं उतने ही वेक्टर स्पेस के डायमेंशन बनते हैं। ठीक है, तो 2, 3, 6, 8, 9, तो 9 टोटल एल कंडीशन है, टोटल एल कंडीशन है हमारा। ठीक है, 9 क्या है हमारा? टोटल एल कंडीशन है। तो हमारा जो डायमेंशन होगा वो हमारा कितना होगा? 9 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सेम टू सेम वैसा ही कुछ चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो अब अगला क्वेश्चन है जो कि सीएसआर नेट जून 2018 में पूछा गया है, को हम करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमें 3 इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, सॉरी 2 है यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया गया है और हमें बताना है कि किन एक्स वाई के लिए हमारा ये तीनों जो इक्वेशन होगा वो सेटिस्फाई करेगा। तो पहला जो है वो है x प्लस 2x² प्लस 3xy इक्वस टू 6। दूसरा है 2x प्लस x² प्लस 3xy प्लस y इक्वस टू 5। x माइनस x² प्लस y इक्वस टू 7। तो ये 3 हमारे पास क्या है? इक्वेशन दिया हुआ है 1, 2, 3। और हमें बताना है किन एक्स वाई के लिए ये तीनों इक्वेशन जो होगा एक साथ सेटिस्फाई करेगा। अब हम एक काम करते हैं, 2 को 3 के साथ हम एडिशन करते हैं। ठीक है, प्लस। अगर हम लोग 2 को 3 के साथ प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा? एक और इक्वेशन मिलेगा जो कि होगा 3x प्लस 3xy प्लस 2y इक्वस टू 12। ठीक है, अब हम एक और करते हैं, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर 1 में ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। एक और इक्वेशन बन गया ये 4, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2x² प्लस 2y इक्वल टू 14। और हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं फर्स्ट वाले में, तो ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2x² प्लस 3xy इक्वल टू 6। हमें इसको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3xy प्लस 2y इक्वल टू 20। ठीक है ना। अब हम एक ध्यान दें, अगर ऑब्जर्व करें तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये भी 3x प्लस 3xy प्लस 2y है, ये भी 3x प्लस 3xy प्लस 2y है। यहाँ इक्वल टू 12 है, यहाँ इक्वल टू 20 है। तो क्या ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं जो एक ही जगह पुट करे वो अलग अलग वैल्यू मिले? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि नवंबर 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे क्या है कि बोला गया है कि S एक सेट है। ठीक है, S मेरा एक ऐसा सेट है जिसके पास U1, U2, UK जो है वेक्टर्स है, जो कि मेरा ये सबसेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन Rn के ये वेक्टर्स है मेरे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 और 2, और इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, सो इफ S इज लीनियरली डिपेंडेंट इन Rn। अब अगर ये सेट जो है S वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, सॉल्यूशन, अगर मेरा जो सेट दिया हुआ है S जो कि Rn के वेक्टर्स को रख रहा है U1, U2 डॉट 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 UK। ठीक है, और ये Rn के वेक्टर को रखा हुआ है ना, मतलब सारे के सारे n टपल्स के वेक्टर्स हैं हमारे, और बोल रहा है कि S जो है वो मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है। ये क्या है? LD सेट है एक मेरा। ठीक है,
देन यूके इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ u1 से uk माइनस वन। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो बोल रहा है कि ये जो वेक्टर होगा uk वो लीनियर कम्बिनेशन होगा बाकी वेक्टर के। कहने का मतलब कि uk वेक्टर को हम लोग c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस डॉट 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 प्लस ck माइनस वन uk माइनस वन में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट। लेकिन ये तो जनरली ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मेरा कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोई ना कोई एक वेक्टर मिलेगा जिसको बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सके। जरूरी नहीं है कि किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ऐसे एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1, 0, 0, 2, 0, 0 एंड 0, 1, 0। मान लेते हैं ये है u1, ये है u2, ये u3। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि हम u3 को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि u3 जो है वो क्या है, li एलिमेंट है इनके साथ, है ना। हम इस वेक्टर को या इस वेक्टर को, इनमें से कोई एक वेक्टर को हम बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, पर हम इस वेक्टर को नहीं लिख सकते हैं। तो यही है इसका काउंटर, ठीक है। इसका मतलब 1 जो है वो क्या है हमारा, फॉल्स है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन आर एन देन के लेस देन एन होगा। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जो इसमें वेक्टर्स हैं वो n से छोटे ही होंगे। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। मान लेते हैं हम R3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि यूके वेक्टर, यूके वेक्टर मान लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, R3 वेक्टर स्पेस ले लेते हैं और इसका एक सबसेट ले लेते हैं S 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 B के लिए, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक सेट ले लिया जो कि सबसेट है, इसका सबसेट नॉन जीरो वेक्टर आर एन, ठीक है। इफ S इज Li इन आर एन, ये Li है हमारा, है ना, ये Li है। तो अगर Li है तो बोल रहा है कि K जो होगा वो लेस देन n होगा। तो ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है। तो यहाँ पे K इक्वल टू कितना है, 3 है, और n इक्वल टू कितना है, वो भी 3 है। तो इक्वल टू का कंडीशन तो आ सकता है ना, अगर Li हुआ तो ये Li सेट है ना। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि K लेस देन n ही होगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो सितंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बोल रहा है कि लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस an ऑफ रियल नंबर्स टू बी अ फिबोनाची लाइक सीक्वेंस इफ an इक्वल टू an-1 प्लस an-2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, then what is the dimension of the R vector space of Fibonacci like sequence। अब हम Fibonacci like sequence क्या होता है पहले वो देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, हमने Fibonacci like नंबर देखा हुआ है, लाइक 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं Fibonacci सीक्वेंस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो जोड़ते जाते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5, फिर अगला नंबर 13, फिर 13 + 8, फिर अगला नंबर 21। इसको हम लोग बोलते हैं Fibonacci सीक्वेंस। अब अगर हम इस Fibonacci सीक्वेंस को ध्यान दें तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए हमें ये मिलेगा। तो A3 होगा क्या हमारा, A3 होगा A2 प्लस A1। A4 क्या होगा हमारा, A4 हो जाएगा हमारा A3 प्लस A2, और A3 हमें पता है, A3 हमारा है A2 प्लस A1 प्लस A2, दैट इज हमारा हो जाएगा 2A2 प्लस A1, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग A5 निकालेंगे तो हो जाएगा A4 प्लस A3। A4 को हम लिख सकते हैं A3 प्लस A2, दैट इज 2A3 प्लस A2। सिमिलरली 2A3 को हम लिख सकते हैं A2 प्लस A1 प्लस A2,
दैट इज ये बन जाएगा 3a2 प्लस 2 1। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से तो हर एक टर्म को n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए हम a1 और a2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा सीक्वेंस है an, ठीक है, उस सीक्वेंस को हम लोग पहला a1, दूसरा a2, तीसरा a3 टर्म जो है वो है हमारा a1 प्लस a2, फिर हमारा जो a4 टर्म है वो है a1 प्लस 2a2, फिर हमारा अगला टर्म जो है वो है 2a1 प्लस 3a2, फिर जो अगला टर्म आएगा उसको भी हम लोग a1 a2 के टर्म्स में ही लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एल कंडीशन देखें तो कितने हैं, एक a1 है एक a2 है, बस 2 ही कंडीशन है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एल कंडीशन ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है जो स्पैन हो रहा होगा, ठीक है। तो इससे 2 सीक्वेंस बनेंगे हमारे, ठीक है। एक बनेगा 1 0 1 1 2 डॉट 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 ऐसा, और दूसरा सीक्वेंस होगा हमारा 0 1 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा दूसरा सीक्वेंस होगा। ये दोनों सीक्वेंस जो होगा जो उस स्पेस को हमारा स्पैन करेगा, और ये दोनों के दोनों एलआई वेक्टर्स हैं, इसलिए हमारा जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन जो कि जून 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन जो है इसका वो बोल रहा है कि लेट एल बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एल मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी है, एल ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। What is the dimension of R vector space of all polynomials in 2 variables over R having total degree at most L, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम L इक्वल टू 2 कंसिडर कर लेते हैं। L इक्वल टू हमने 2 कंसिडर किया। अब फिर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ R वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, मतलब कि हम 2 वेरिएबल्स का फील्ड R के ऊपर हम एक वेक्टर स्पेस बना रहे हैं हैविंग टोटल डिग्री एट मोस्ट कितना, L इक्वल टू 2, मतलब 2 डिग्री का 2 वेरिएबल में हम क्या बना रहे हैं, एक पॉलिनोमियल्स का स्पेस बना रहे हैं। तो एक जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है, px मान लेते हैं, कोई n डिग्री का हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, ये होता है कुछ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस anxn, ये होता है हमारा क्या, ये एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो 2 वेरिएबल है, दैट इज हम मान लेते हैं x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, ठीक है। और हमारा डिग्री को हमने मान लिया L इक्वल टू 2, मतलब हमने 2 ही डिग्री तक जाना है, n डिग्री तक हमें नहीं जाना है, मैक्सिमम में कहाँ तक जाना है, ये 2 डिग्री तक जाना है, लेकिन वेरिएबल 2 होने चाहिए। तो जो पॉलिनोमियल होंगे वो होंगे कुछ p xy टाइप, और ये दिखेंगे कैसे, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3y प्लस a4y स्क्वायर प्लस a5xy। अब अगर हम देखें तो मैक्सिमम 2 डिग्री तक ही गया है, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हुआ ये हमारा हो गया जनरल पॉलिनोमियल। अब इन सारे जो पॉलिनोमियल बनेंगे, इन सारे पॉलिनोमियल से बना जो स्पेस होगा उसका डायमेंशन निकालना है हमें, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान दें ये इस कंडीशन को, जब हम लोग पॉलिनोमियल px ले देते हैं तो ये अगर n डिग्री का है तो इसका डायमेंशन होता था n+1 इसकी स्पेस का। कैसे, क्योंकि इसके पास जो है एल कंडीशन जो है हमारे पास वो n+1 है। कैसे, ये a0 पहले 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, तो ये n+1 कंडीशन बनेगा, ठीक है। अब अगर हम L इक्वल टू 2 के लिए देखें तो ये 1 2 3 4 5 6, मतलब जब हम लोग 2 डिग्री का ले रहे हैं तो एल कंडीशन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं अब L इक्वल टू 2 के लिए क्या डायमेंशन, मतलब एल कंडीशन 6 है, इसका मतलब हमारा डायमेंशन कितना होगा, 6 डायमेंशन का एक स्पेस बनेगा। अब L इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, ये बन रहा है 3, ये बन रहा है 2 3, दैट इज 6 2 and 2 3 6, हाँ ये पॉसिबल है,
ठीक है। अब ये देखते हैं, ये तो नहीं होगा, 2 एंड ये बन जाएगा 2 + 1 डिवाइड बाई 2, ये भी बन रहा है 3, ये भी नहीं होगा। अब ये देखते हैं, ये कितना है, 2 + 1 इंटू 4/2, ये कैंसिल हो गया, तो ये भी 6, मतलब ये भी चांसेस हैं, ये भी चांसेस हैं। इसका मतलब हमें और आगे देखना पड़ेगा। अब मान लेते हैं हम L = 3 का केस, मतलब 3 डिग्री का होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर 3 डिग्री का लेते हैं हम लोग, तो पॉलिनोमियल जो Pxy है वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा ऐसा, a0 + a1x + a2x² + a3x³ ठीक है। सिमिलरली a4y + a5y² + a6y³ + a7xy + a8xy² + a9x² और हो सकता है क्या, और कोई टर्म ऐसा, YQ हो गया, XY हो गया, XY² हो गया, X² Y हो गया, ठीक है। हाँ, सारे टर्म हो गए कवर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जो जनरल पॉलिनोमियल होंगे 3 डिग्री का 2 वेरिएबल में, वो कुछ ये होगा। तो इससे बना जो स्पेस होगा वो डायमेंशन कितना होगा, तो हम LI कंडीशन देखेंगे। तो A0 से A9 तक टोटल 10 कंडीशन होते हैं। इसका मतलब जो डायमेंशन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर हम L = 3 रख के देखें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कितना, 3 + 1 दैट इज 12 दे रहा है। इसका मतलब ये कितना है, ये गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं, 3 + 1 3 + 2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 10। तो ये हमारा सही आंसर है। तो ये एक रिजल्ट है हमारा कि L डिग्री के पॉलिनोमियल, L डिग्री का पॉलिनोमियल के लिए 2 वेरिएबल के लिए जो डायमेंशन होता है वो L + 1 L + 2/2 होता है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो जून 2011 में पूछा गया था 4.75 मार्क्स में। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो एक MSQ प्रॉब्लम है, ये MSQ प्रॉब्लम है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, लेट W = PB where P is a polynomial with real coefficient। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, सॉल्यूशन। तो एक पॉलिनोमियल जो होता है जनरल पॉलिनोमियल, वो कुछ ऐसा होता है, a0 + a1x + a2x² + a3x³ + ... an x⁴n। ये एक मेरा जनरल पॉलिनोमियल है। लेकिन W जो है उसमें PB टाइप के एलिमेंट है, PX टाइप के एलिमेंट नहीं है। PB क्या है, B हमारा एक मैट्रिक्स है, दैट इज PB। तो a0 + a1b + a2b² + a3b³ + ... an b⁴n। इस टाइप का हमारा पॉलिनोमियल जो है वो W कंटेन करता है। तो हमें बताना है कि डायमेंशन कितना होगा स्पेस का। तो इसके जितने LI कंडीशन होंगे उतने ही हमारे डायमेंशन होंगे इसके, इस स्पेस के, ठीक है ना। तो अगर इस मैट्रिक्स को देखें हम, B मैट्रिक्स को, तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा, 0 1 0 0 0 1 1 0 0, ठीक है। अब एक और बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 1 0 0 0 1 1 0 0, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है। ये हमारा हो गया B²। अब हम BQ निकालते हैं। BQ हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 1 0 0। तो जो BQ मिलेगा मेरा, वो BQ मिलेगा मेरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज BQ = कितना है हमारा, आइडेंटिटी है। अब ये A0 मैट्रिक्स का है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे। इसका मतलब कि ये बनेगा A0I + A1B + A2B² + A3BQ की जगह फिर बन जाएगा ये A3BQ है ना, ये बन जाएगा आइडेंटिटी।
फिर बन जाएगा A4 B2 लेकिन BQ तो आइडेंटिटी है, इसका मतलब फिर से B, फिर ऐसे ये रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब कि ये A0 प्लस A3i बनेगा, मतलब A0 प्लस A3i बनेगा, फिर A3 की जगह 4 5 फिर 6 बनेगा, प्लस A6 प्लस A7, फिर मतलब प्लस A6 हुआ, फिर कुछ टर्म होते जाएगा और ये बनेगा I का, फिर सिमिलरली यहाँ पे कुछ होगा, फिर B का, फिर सिमिलरली कुछ यहाँ पे होगा और फिर ये B² का बनेगा। तो इसके बेसिस एलिमेंट क्या है? I, B और B²। मतलब ये जो स्पेस है W, उसका बेसिस एलिमेंट है I, B, B², है ना। इसी से सारे एलिमेंट स्पैन हो रहे हैं। तो जो बेसिस एलिमेंट होते हैं उसी के नंबर ऑफ एलिमेंट से डायमेंशन बताता है। तो हमारा डायमेंशन कितना होगा? हमारे यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगा हमारा 3। तो अब देखते हैं हम लोग डी जो कहाँ लाई कर रहा है। डी बोल रहा है 4 से बड़ा होगा, गलत। डी 6 से बड़ा होगा, गलत। डी 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू 8 होगा, हाँ ये ट्रू है। 3 से, हाँ ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। 4 से छोटा होगा, 3 से बड़ा होगा, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 14 का आंसर 3 और 4, ठीक है।